Now student, we understand about the domain of physics. डोमेन मतलब के एरिया. फिजिक्स में जो भी स्टडी होता है वो कौन कौन से एरिया में होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो देर आर मेनली टू टाइप ऑफ डोमेन्स. वन डोमेन, वन एरिया ऑफ स्टडी इन फिजिक्स is known as macroscopic domain. Macro means bigger. So what is this macroscopic domain? The macroscopic domain includes the phenomena at phenomena at terrestrial मतलब कि ऑन अर्थ. देन लेबोरेटरी मतलब जो फेनोमेना जो एक्सपेरिमेंट अर्थ पर हो सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज सेलेस्टियल मतलब astronomical. So in the macroscopic domain we are studying the phenomena at the terrestrial level. मतलब कि अर्थ के ऊपर जो भी फेनोमेनास होती है वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं. देन इट इंक्लूड्स द फेनोमेना इन द लेबोरेटरी मतलब लेबोरेटरी में हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड द सेलेस्टियल डोमेन मतलब कि सेलेस्टियल मतलब कि आकाश से रिलेटेड मतलब एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनास, ओके, रिलेटेड टू द स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सन एट्सेट्रा. सो दिस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक डोमेन. सेकंड एरिया ऑफ स्टडी इन फिजिक्स इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन. एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉलर. सो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम क्या स्टडी करते हैं? इट इंक्लूड्स फेनोमेना इन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर. It includes phenomena in atomic, molecular, nuclear scale. मतलब जो एटम्स के अंदर जो फेनोमेनास होती है, मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियर लेवल पर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उन सब फेनोमेना को इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी किया जाता है. ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है. बट देन ऑल्सो इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी होता है तो आप ये लिख सकते हो. ठीक है, एग्जाम में जनरली ये नहीं आता है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिक्स. स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स में हम फिजिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसका स्कोप क्या है. स्कोप मतलब उसकी रेंज. आप यहाँ पर स्कोप के साथ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो रेंज. सो आई विल एक्सप्लेन यू द स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन द लेंथ स्केल, ऑन द मास स्केल एंड ऑन द टाइम स्केल. सो फर्स्ट वी डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन द लेंथ स्केल. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस चैप्टर का वेटेज 2 मार्क का है. तो इसमें से जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में से आते हैं. तो इस टॉपिक में से आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 1 मार्क में आ सकते हैं. सो लेंथ स्केल, स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन लेंथ स्केल
is from 10⁻⁻14 meter size of nucleus to 10⁻26 meter, that is size of गैलेक्सी। मतलब फिजिक्स के अंदर हम जो लेंथ स्टडी करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में लेंथ का स्टडी होता है, तो हम कितनी छोटी से छोटी लेंथ फिजिक्स में स्टडी करते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर आपको उसका आइडिया दिया है। सो फिजिक्स में हम कम से कम 10⁻⁻14 मीटर के रेंज की लेंथ को हम स्टडी करते हैं। अब 10⁻⁻14 मीटर जितना छोटा क्या हो सकता है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो साइज होती है वो इस रेंज की होती है। और फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हम कौन सी स्टडी करते हैं, तो हम फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻26 मीटर, दैट इज़ द साइज ऑफ गैलेक्सी, हम उतनी स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पर 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, ठीक है। सो हियर द स्पान ऑफ फिजिक्स ऑन द लेंथ स्केल, स्पान मतलब कि एक्सटेंशन of physics on length scale कितना है? 10⁻14 से 10⁻26। सो 10⁻14 से 10⁻26 कितना होता है? 10⁻40 मीटर, ठीक है। ये -14 है, उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो 14 से 0 और 0 से 26, मतलब सिंपली 14 + 26 करना है। सो वी गेट दिस 10⁻40 मीटर। मतलब फिजिक्स के अंदर हम कम से कम लेंथ और ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो हम स्टडी करते हैं उसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी है? इतनी है। देखो ये 10⁻14 आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10⁻26 मीटर डिवाइड बाय 10⁻14 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा एंड वी विल गेट 10⁻40, ठीक है। सो जो फिजिक्स का जो स्पान है, जो स्कोप है, वो लेंथ के टर्म में 10⁻40 है, 10⁻40 मीटर भी लिख सकते हैं। Okay, so this is the scope of physics on the length scale. Now the next is scope of physics on the time scale. टाइम स्केल मतलब फिजिक्स में हम मिनिमम कितना टाइम स्टडी करते हैं और मैक्सिमम कितना टाइम स्टडी करते हैं, सो दैट वी डिस्कस। So the scope of physics on the length scale is 10⁻14 meter to 10⁻26 meter. So how we will obtain the scope of physics on the time scale? So we can obtain the scope of physics on the time scale by dividing the scope of physics on the length scale by the order of speed of light. So divide scope of physics on length scale by order of speed of light, ठीक है। सो ये है 10⁻14 मीटर, उसको ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करो तो ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 10⁻8 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड।
आगे आप लोग स्टडी करोगे कि जब ये 10⁸ का जो मल्टीप्लायर है, जो कि यहाँ पर 3 है, जब वो 5 से लेस होता है तो उसको 1 लिया जाता है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10⁸ मीटर पर सेकंड इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, पर 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो हम क्या करेंगे, जो स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन द लेंथ स्केल है उसको हम ऑर्डर ऑफ स्पीड से डिवाइड करेंगे। सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁸, और ये सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा। सो दिस इज 10⁻14 - 8, सो दिस इज 10⁻22 सेकंड, ठीक है। सिमिलरली ये जो 10⁻26 मीटर है उसको भी हम 10⁸ मीटर पर सेकंड से डिवाइड करते हैं। सो 10⁻26 मीटर 10⁸ मीटर पर सेकंड, सो 10⁻26 - 8 सेकंड, तो ये कितना होगा, 10⁻18 सेकंड। ओके, सो what is the scope of physics on the time scale? Scope of physics on time scale 10⁻22 सेकंड टू 10⁻18 सेकंड। मतलब फिजिक्स में हम जो टाइम का स्टडी करते हैं, कम से कम हमको 10⁻22 सेकंड का स्टडी करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻18 सेकंड का स्टडी करना पड़ता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि द मिनिमम टाइम दैट वी स्टडी इन द फिजिक्स इज 10⁻22 सेकंड, एंड द मैक्सिमम टाइम दैट वी स्टडी इन द फिजिक्स इज 10⁻18 सेकंड। फिजिक्स में कुछ फेनोमेनास ऐसी होती है कि जिनको कंप्लीट होने में सिर्फ 10⁻22 सेकंड का टाइम लगता है, और कुछ फेनोमेना ऐसी होती है कि जिनको कंप्लीट होने में 10⁻18 सेकंड का भी टाइम लगता है। तो ऐसी फेनोमेनास भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, द थर्ड वन इज मास स्केल। फिजिक्स में हम जो मास स्टडी करते हैं उसकी रेंज क्या है? सो ये बड़ा ही सिंपल है। स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन मास स्केल इज 10⁻30 kg। अब आप जानते हो 10⁻30 kg किसका मास होता है? एक्चुअली 10⁻30 kg इज अ ऑर्डर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है पता है आपको? 9.1 × 10⁻31 kg। अब ये 9.1 5 से ग्रेटर है, तो 9.1 को 10 लिया जाता है। सो 10 10⁻31, सो ये कितना हुआ? 10⁻30 kg, ठीक है। So scope of physics on the mass scale is 10⁻30 kg to 10⁻55 kg। अब ये 10⁻55 kg किसका मास होता है? मास ऑफ यूनिवर्स। पूरा जो यूनिवर्स है, अर्थ, सन, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द स्टार, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, अगर सभी का मास अगर हम ऐड कर दें तो द फिगर कम्स आउट इज 10⁻55 kg। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि फिजिक्स के अंदर हम कितना छोटा मास स्टडी करते हैं, इतना छोटा 10⁻³ kg के जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसका वेट हम फील भी नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना मास स्टडी करते हैं? 10⁻55 kg का मास। इतना मास पूरे यूनिवर्स का, ठीक है, विच इज़ ट्रिमेंडस मास, इट इज़ एनॉर्मस मास, राइट? प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
नाउ वी विल गेट द आइडिया अबाउट वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में मेनली टू ब्रांचेस है, वन इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स की सब ब्रांचेस है, जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुराने ज़माने का फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, जो बिगिनिंग में फिजिक्स के डेवलपमेंट में बिगिनिंग में जो ब्रांचेस में स्टडी हुआ था उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जैसे आपको पता होगा कि पुराने ज़माने के जो गाने होते थे 1940s के 50s के, ठीक है, उनको कौन से सॉन्ग्स कहा करते हैं? उनको कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो पुराने ज़माने का फिजिक्स है उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है ये प्योरली नॉलेज के लिए है। जनरली इसमें से एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आता है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बस यही पर्पज़ है ये सब समझाने का। सो एक बार देख लेते हैं मैकेनिक्स। आपका जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें मेजोरिटी आपको मैकेनिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, मेजोरिटी चैप्टर्स आपकी जो बुक 1 है वो बुक 1 के सारे चैप्टर्स मैकेनिक्स के चैप्टर्स है। जो बुक 2 है वो बुक 2 में भी बहुत सारे चैप्टर्स, मेजोरिटी चैप्टर्स मैकेनिक्स के हैं। फिर कुछ चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स के हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि आपका जो पूरा 11th है उसमें से 85% मैकेनिक्स है और बाकी का जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है। सो मैकेनिक्स में क्या क्या स्टडी होता है? तो सबसे पहले एक बात समझो कि एंटायर मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, पूरा के पूरा मैकेनिक्स ये 4 लॉज के ऊपर ही बेस है। ओके, इन द मैकेनिक्स वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, सॉलिड बॉडी जिसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, एंड द रिजिड बॉडी जिसको आप बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल बॉडी, दिस इज अ रियलिस्टिक बॉडी। ओके, सो ये हमें मैकेनिक्स में स्टडी करना होता है। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का प्रोपल्सन, रॉकेट की मोशन कैसे होती है, सो दैट वी हैव टू स्टडी। बट हमारे सिलेबस में ये प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट नहीं है। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो स्टडीड इन द मैकेनिक्स। फिर बेंडिंग ऑफ बीम अंडर द लोड, कोई बीम है उसके ऊपर जब लोड आता है तो वो कैसे बैंड होता है। फॉर एन एग्जांपल हमारे घर में जो बीम होते हैं, कॉलम होती है, जो पिलर्स होते हैं उसको कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको बीम कहते हैं। तो उसके ऊपर पूरे बिल्डिंग का वेट आता है तो वो बैंड होते हैं, तो उनका बेंडिंग वो भी हमको यहाँ पर स्टडी करना है। प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स, वाटर में जब हम पत्थर डालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर सम रिपल्स आर क्रिएटेड। ओके, सो दैट इज़ द वाटर वेव्स। सो वाटर वेव्स कैसे प्रोपेगेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उसका प्रोपेगेशन होता है, दैट इज ऑल्सो स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। ओके, देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो 12th में आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो 11th का 85% जितना फिजिक्स है वो मैकेनिक्स है, तो आप ऐसा समझ लो कि आपका जो 12th का जो फिजिक्स है उसमें ऑलमोस्ट 70% जितना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। ठीक है, और बाकी का जो है वो फिजिक्स की दूसरी ब्रांच में आता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जनरली क्या स्टडी करते हैं? सो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वी आर मेनली डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फेनोमेनाज होती है, आप लोगों ने भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है 10th में, मैग्नेटिज्म भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की फेनोमेना होती है, मैग्नेटिज्म रिलेटेड फेनोमेना होती है, दैट इज स्टडीड इन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वी आर स्टडिंग द लॉज गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे कि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया था, कूलम्स लॉ,
फेराडेज लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, ऑर्स्टेड्स लॉ। सो ये सब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वी आर स्टडिंग विद द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या क्या इफेक्ट्स होती है। फिर मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई मेटालिक कंडक्टर मूव होता है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो दैट वी विल स्टडी। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट। ओके, डिफरेंट एसी सर्किट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, देयर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। एंड देन द वर्किंग ऑफ एंटीना। एंटीना जैसे टीवी का एंटीना होता है, रेडियो स्टेशन पर एंटीना होता है। बट स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ना वर्किंग ऑफ एंटीना, ये एक्चुअली जो चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें ये स्टडी किया जाता है। बट उस चैप्टर को एनसीईआरटी के सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया गया है। बट ये भी स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सो इसलिए मैंने उसको लिखा है। फिर फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट ब्रांच इज नोन एज द ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मतलब रिलेटेड टू द लाइट। सो डिफरेंट फेनोमेनास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मिरेज, ठीक है, ये सब ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सब स्टडी किया जाता है। डिफेक्ट ऑफ विजन, जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये सब डिफेक्ट्स वो भी ऑप्टिक्स में स्टडी की जाती है। कलर एग्जिबिटेड बाय द थिन फिल्म। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इफ देयर इज ए रेन वाटर ऑन द रोड and suppose there is some petrol on that water, then we see colorful circles. So that is called the color exhibited by the thin film. फिर जब भी आप कोई बुक परचेस करते हो तो वो बुक के ऊपर जो पब्लिशर होता है, जिसने उस बुक को पब्लिश किया है, उसका एक छोटा सा स्क्वायर स्टिकर होता है, जिसको आप अगेंस्ट लाइट उसको ऐसे ऐसे रख के आप देखोगे तो यू विल सी द डिफरेंट कलर्स। ओके, एंड यू ऑल्सो सी द लोगो, सो दैट इज नोन एज द होलोग्राम। तो ये जो होलोग्राम होता है दैट इज ऑल्सो स्टडीड इन द ऑप्टिक्स, बट हमारे सिलेबस में वो नहीं है। देन देर इज वन इंपॉर्टेंट ब्रांच दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपके 11th में है, उसके दो चैप्टर्स है, ठीक है। So thermodynamics studies what? It studied the conversion of heat and the work, मतलब heat and the mechanical energy. Mechanical energy is also known as work. तो heat और work का mutual conversion, heat का work में कैसे conversion होता है और work का heat में कैसे conversion होता है, तो that is studied in the thermodynamics. In the thermodynamics we are studying the concept of internal energy, temperature, entropy, etc. Then we are also studying the different engines, internal combustion engine and external combustion engine. External combustion engine मतलब कि वो जो steam engine, जो पुराने टाइम में वो जो छुक छुक गाड़ी आती थी, steam engine, that is the external combustion engine. Internal combustion engine which is also known as the heat engine. पेट्रोल engine है, डीजल engine है, तो ये भी हमको यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। देन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपके घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसको भी बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में तो आप तब स्टडी करोगे जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी कोई ब्रांच सिलेक्ट करोगे। तो रेफ्रिजरेटर वी हैव टू स्टडी। हीट पंप, वो भी एक डिवाइस होता है फॉरेन कंट्रीज़ में रूम को गर्म रखने के लिए, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है वो चीज़ों को ठंडी रखने के लिए यूज़ होता है, वैसे हीट पंप होता है वो रूम को गर्म रखने के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि भाई हम फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आगे, टू जस्ट क्रिएट द क्यूरियोसिटी। तो ये मैकेनिक्स पूरा 11th में आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा 12th में है, ऑप्टिक्स भी 12th में है, और जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 11th में है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन।
मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की दो ब्रांचेस है, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स स्टडीज द एटम ऑफ ए मटेरियल। एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर, सो दैट इज स्टडीड इन द एटॉमिक फिजिक्स। इंटर एटॉमिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, और उससे रेडिएशंस का एमिशन होता है जिसके वजह से ये लाइट्स हमको मिलती है। सो दैट इज ऑल्सो स्टडीड इन द एटॉमिक फिजिक्स। रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम। जब एटम एक्साइट होता है तो उसमें से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन का एमिशन होता है। हमको अलग अलग कलर की लाइट दिखती है ना, कोई लाइट रेड कलर एमिट करती है, कोई लाइट ग्रीन कलर एमिट करती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। Spectrum of radiation is also studied. So by studying that spectrum of certain radiation, we can get the idea about the inside of atom के atom के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है। So all these things are studied in the atomic physics. फिर मॉडर्न फिजिक्स में आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है 10⁻⁻14 मीटर। So that is studied. Energy contained in the nucleus, intra-nuclear transition. आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज होती है 10⁻14 मीटर, वेरी वेरी स्मॉल। द शॉर्टेस्ट लेंथ वी स्टडी इन द फिजिक्स। उतने छोटे डायमेंशन के न्यूक्लियस में देयर इज ए ट्रिमेंडस एनर्जी। इतनी एनर्जी होती है कि वो एक लार्ज डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जब न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज होती है तो देयर इज ए ह्यूज एक्सप्लोजन। ओके, सो वो भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ओके, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक्सरे। आप एक्सरे करवाने जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वो एक टाइप का रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। तो दैट इज स्टडीड। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस का ब्रेकिंग होता है और उसमें से रेडिएशंस का एमिशन होता है, तो वो भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। फिर डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस होते हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियर का कोलैप्स होना, न्यूक्लियस का टूटना, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल इज एटॉमिक बॉम्ब। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन एंड स्टार्स। आपको पता है कि जो सन है वो एक्चुअली एक गैस का बना हुआ है, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, और जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो सन के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है। तो ये भी आप क्लास 12 में पढ़ने वाले, ये सब कुछ आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, जितना भी मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है। फिर एक ब्रांच है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक सेपरेट ब्रांच है, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ वेरियस सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक पीएन जंक्शन डायोड, सोलार सेल, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलार सेल्स, ये सब भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया जाता है। देन द लॉजिक गेट्स विच आर यूज इन द कैलकुलेटर्स एंड द कंप्यूटर्स। आपके कैलकुलेटर के अंदर जब आप बटन प्रेस करते हो 5 + 5 = 10, तो वो कैसे होता है, थ्रू द लॉजिक गेट्स। सो ऑल दिस थिंग यू विल बी स्टडिंग इन द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ तक इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है ये मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्लास आएगा नेक्स्ट वीडियो में, दैट वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
So please note down this and see you in the next class. Bye.